Hello everyone, welcome back to another video from Biology Simplified. Today we are going to continue our theories of evolution. So we are going to talk about Darwin's theory of evolution, that is Darwinism. We have already covered Lamarck's theory of evolution, so you can check out that video also. The link will be in the description. And today we are going to talk about Darwinism. सो जो डार्विन था उसने दो मेजर हाइपोथेसिस दिए थे, दो मेजर उसने बातें बोली थी जिसके बेसिस पे उसके सारे पॉस्टुलेट्स हैं. सो फर्स्ट इज़ द कॉमन एंसेस्टर. डार्विन सेड कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी न्यू स्पीशीज़ हैं, वो सभी एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होके फॉर्म हुई थी. एक कॉमन एंसेस्टर था एंड उसी से न्यू स्पीशीज़ ओरिजिनेट हुई थी. एंड द सेकेंड हाइपोथेसिस इज़ द नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन सेट की पॉपुलेशन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे, एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे तरह की वेरिएशंस होते हैं, मतलब उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. सपोज देयर इज़ वन स्पीशीज़ एंड देयर आर सो मैनी वेरिएशन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़. अगर कोई ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस आएंगी जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ वाइप आउट हो सकती है, तो सिर्फ वो वाली इंडिविजुअल्स सरवाइव कर पाएंगे जो उन कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, जो वो इन्वायरमेंट, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, बिकॉज़ उनके अंदर ऐसे पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. बाकी सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो डाई हो जाएंगे. तो वो वाली इंडिविजुअल्स जो है जिनके अंदर वो पर्टिकुलर वेरिएशंस प्रेजेंट होगी जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल फर्दर अडेप्ट टू दैट इन्वायरमेंट. उनके अंदर ये अडेप्टेशन आ जाएगी उस पर्टिकुलर वेरिएशन की, एंड जैसे जैसे इस तरह की अडेप्टेशंस एक्यूमुलेट होती जाएंगी तो वो एक न्यू स्पीशीज़ बना लेगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने एक वॉयज की थी, वॉयज ऑफ वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन, एंड उनकी शिप का नाम था HMS बीगल. ट्रैवलिंग वॉयज था वो 5 ईयर्स तक चला था एंड इसके दौरान उन्होंने गैलापागोस आइलैंड विज़िट किया. सो व्हाट इज़ दिस गैलापागो आइलैंड? बेसिकली ये एक आर्कीपेलागो है. आर्कीपेलागो मीन्स अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स मिला के गैलापागोस आइलैंड्स बनाते हैं, एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 29 आइलैंड्स. तो वहाँ पे डार्विन ने ऑब्ज़र्व की 14 स्पीशीज़ ऑफ स्मॉल बर्ड्स. उसमें से 13 जो स्पीशीज़ थी वो इन आइलैंड्स के ऊपर प्रेजेंट थी. 13 डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर 13 स्पीशीज़ प्रेजेंट थी, एंड जो 14 स्पीशी थी वो मेनलैंड, साउथ अमेरिका के मेनलैंड के ऊपर प्रेजेंट थी. सो डार्विन ने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि उनकी जो बर्ड्स की स्पीशीज़ थी उनकी बीक की शेप एंड साइज़ डिफरेंट था. सो बेसिकली उसने सोचा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स इन आइलैंड्स के ऊपर आते हैं वो आ तो सिर्फ मेनलैंड से सकते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं आने का, सिर्फ मेनलैंड से ही जो स्पीशीज़ थी ट्रैवल करके वो आइलैंड्स के ऊपर आई हुई होगी. बट फिर भी हर एक आइलैंड के ऊपर एक डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट थी. सो डार्विन ने चीज़ ऑब्ज़र्व की. सो उसने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, लेट्स सी दैट. सो व्हाट वाज द कंक्लूजन? These birds descended from a common ancestor that was present on mainland. They gradually adapted to their new environment and habitat and evolved into new species. So Darwin said कि ये एक common ancestor से 13 जो species हैं वो develop हुई थी. वो common ancestor mainland पर present था, and ये 13 species उसी common ancestor से evolve हुई थी. different islands के ऊपर different food थे. कहीं पर ग्रेन्स प्रेजेंट थे, कहीं पर फ्रूट्स प्रेजेंट थे. तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड की वजह से उनकी बीक की शेप एंड साइज़ भी डिफरेंट हो गए. तो इट वाज ड्यू टू द इन्वायरमेंट ने एक पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ स्पीशीज़ को सिलेक्ट किया जौन से बर्ड्स की बीक इस पर्टिकुलर फूड को खाने के लिए अडेप्टेड थी, उनको सिलेक्ट किया, बाकी सारे वाइप आउट हो गए एंड दे बेसिकली
reproduce to form that particular species on that particular island. So this was the conclusion made by Darwin, and this is also known as adaptive radiation, which means a common ancestor, a common species traveled and formed new species on different islands. So from a common species, a number of new species are formed, and this is known as adaptive radiation. Now let's see the basic postulates given by Darwin. First is overproduction. He said कि जो organisms हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एग्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो बैक्टीरिया है वो 30 मिनट्स के अंदर डिवाइड करता है. It divides by fission to form 2 bacterium, and it further divides within 30 minutes to form 4 bacterium. So the rate of reproduction is high. We can also take example of many animals. They secrete a number of eggs and sperms, and a number is destroyed also. But the rate of reproduction is very high. Even after that, जो एक species के individuals हैं वो हमेशा constant ही रहते हैं, क्योंकि फूड एंड स्पेस जो है वो लिमिटेड है. एज वी कैन सी, माल्थस ने बोला था कि जो फूड एंड स्पेस है इट इंक्रीजेज एरिथमेटिकली एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेज ज्योमेट्रिकली. मतलब पॉपुलेशन सीधा मल्टीप्लाई होती है एंड फूड एंड स्पेस ऐड होके एरिथमेटिकली इंक्रीज़ करती है. सो इसी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स की ओवर प्रोडक्शन है, इवन आफ्टर दैट ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन साइज़ है वो फिर भी कांस्टेंट ही रहता है, क्योंकि फूड एंड स्पेस लिमिटेड होती है. सेकेंड पोस्टुलेट वाज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. क्योंकि हमें पता है फूड और स्पेस लिमिटेड होती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो, लाइक इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इज़ बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़. मतलब सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए. वो सेम ही इंडिविजुअल्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं. एंड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल इज़ बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. तो इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में कम्पीट कर रही हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए. सो देयर इज़ अ स्ट्रगल. नेक्स्ट इज़ वेरिएशन एंड हेरिडिटी. सो डार्विन सेड कि जो एक इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म का जीन पूल डिफरेंट होता है, उसके अंदर वेरिएशंस होती हैं. एंड जो वेरिएशंस उस पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं वो फर्दर जनरेशन के अंदर पास ऑन हो जाती हैं. वेरिएशंस एंड हेरिडिटी. Next postulate is the natural selection, that is survival of the fittest. As we have already discussed, जो variations useful होंगी एक particular environment में वो आगे generation के अंदर pass on हो जाएंगी, because वही individuals survive कर पाएंगे जिनके अंदर उस environment में रहने की adaptation होगी. बाकी सारे wipe out हो जाएंगे, and जो survive करेगा वही आगे reproduce करेगा and वो variations को आगे pass on कर देगा. And origin of new species. सो न्यू स्पीशीज़ भी इसी तरह से फॉर्म होती है. जैसे जैसे वेरिएशंस आगे पास ऑन होती हैं वैसे वैसे अडेप्टेशन आ जाती है एक स्पीशीज़ के अंदर, एंड धीरे धीरे न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू डार्विन. सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डार्विनिज़म. लमार्क ने क्या बोला था कि जब ग्रासी वेजिटेशन कम हो गई थी, जो जिराफ्स है उन्होंने अपनी नेक स्ट्रेच करके नेक्स को लॉन्ग किया था. बट अकॉर्डिंग टू डार्विन लॉन्ग नेक एंड शॉर्ट नेक दोनों तरह के जिराफ प्रेजेंट थे. मतलब लॉन्ग नेक वाले जीन्स ऑलरेडी कुछ जिराफ के अंदर प्रेजेंट थे. तो जब ग्रासी वेजिटेशन कम हो गई तो जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे वो डाई कर गए एंड सिर्फ लॉन्ग नेक वाले ही बच गए. एंड लॉन्ग नेक वाले सर्वाइव कर गए तो उन्होंने फर्दर रिप्रोड्यूस किया एंड इसी तरह की फर्दर जनरेशन्स प्रोड्यूस होगी जिनके नेक्स लॉन्ग थे. सो डार्विन के अकॉर्डिंग अलग अलग जीन्स
अलग अलग वेरिएंट जीन्स ऑलरेडी एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जिराफ के केस में लॉन्ग नेक एंड शॉर्ट नेक दोनों तरह के जीन्स प्रेजेंट थे, बट ड्यू टू पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कंडीशंस सिर्फ लॉन्ग नेक वाले ही अडेप्टेड थे उस कंडीशन के, एंड शॉर्ट नेक वाले नहीं थे, तो शॉर्ट नेक वाले डाई कर गए एंड लॉन्ग नेक वाले सर्वाइव कर गए, एंड नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्ग नेक वाली ही फॉर्म हुई। नाउ लेट्स सी द एविडेंसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। पेपर्ड मोथ बिस्टन बिटुलेरिया, इट एग्जिस्टेड इन 2 कलर्स, लाइट एंड डार्क। पर्टिकुलर मॉथ जिसका नेम है बिस्टन बिटुलेरिया, वो 2 कलर्स में एग्जिस्ट करता था, लाइट कलर एंड डार्क कलर, 2 कलर्स में एग्जिस्ट करता था। 1800 से पहले जो डार्क फॉर्म्स थे वो बहुत कम थे एंड लाइट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा थे, एंड 1850 के बाद डार्क मॉथ्स की नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो द क्वेश्चन इज़ ऐसा क्यों हुआ? 1850s में ऐसा क्या हुआ कि डार्क कलर वाले मॉथ्स की नंबर इंक्रीज़ हो गई? तो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था इस टाइम पे, ड्यूरिंग 1850s के अराउंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। बेसिकली इंडस्ट्रीज़ फॉर्म हो गई थी, उससे पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी। तो क्या होता था, इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी, ट्रीज़ थे उनके ऊपर लाइचन्स ग्रो करते थे, लाइचन्स ग्रो करते थे इनके ऊपर लाइट कलर के, एंड इनके ऊपर जो लाइट कलर के मॉथ्स थे वो ईज़िली हाइड कर जाते थे। लाइट कलर के मोथ लाइचन्स के ऊपर इजीली हाइड कर जाते थे, बट जब इंडस्ट्रीज़ आई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इंक्रीज़ हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई एंड सूट प्रोडक्शन होने लगी। तो जो ट्रीज़ के ट्रंक थे वो डार्क कलर के हो गए ड्यू टू दैट, एंड लाइचन्स तो मर ही गए क्योंकि जो लाइचन्स है वो SO2 जहाँ पे प्रोड्यूस होती है वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। तो जो बेसिकली ये वाले ट्रीज़ थे उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, तो जो डार्क कलर के मॉथ्स थे अब वो इनके ऊपर बहुत इजीली हाइड कर सकते थे, तो वो इजीली सरवाइव कर पाए। बट जो वाइट और लाइट कलर के मॉथ्स थे वो अब इसके ऊपर इजीली हाइड नहीं कर सकते थे, वो इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते थे। तो जो प्रीडेटर्स थे वो सारे लाइट कलर वाले मॉथ्स के ऊपर फीड करने लग गए एंड डार्क कलर्ड वाले मॉथ्स सरवाइव कर गए। सो दिस वॉज द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसमें हमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिल रही है नेचुरल सिलेक्शन की। सो नेचर सिलेक्टेड द डार्क कलर्ड मॉथ्स टू सर्वाइव। नेक्स्ट इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के कुछ पॉइंट्स थे जो क्रिटिसाइज़ किए गए। वैसे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि इस थ्योरी ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसको वैलिड माना जाता है उसका बेसिस बनाया था, बट स्टिल डार्विनिज्म के अंदर भी कुछ पॉइंट्स थे जो क्रिटिसाइज़ किए गए। इट कुडंट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, पर उसने अराइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात नहीं की। उसने फर्स्ट स्पीशीज़ जो अर्थ के ऊपर आई, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आया, उसकी कोई बात नहीं की। Darwin did not differentiate between somatic and germinal variations and considered all variations as heritable. So somatic variations और germinal variations बहुत ज़्यादा different होती हैं, and germinal variations ही सिर्फ आगे पास ऑन हो सकती हैं एंड सोमेटिक नहीं पास ऑन होती। तो इन दोनों के बीच में उसने कोई डिफरेंस नहीं बताया था। सो इस पॉइंट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इट कुडंट एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो लमार्क की थ्योरी ने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, बट डार्विनिज्म कुडंट एक्सप्लेन कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे हो जाते हैं, जिन ऑर्गन्स को यूज़ नहीं किया जाता वो वेस्टिजियल कैसे हो जाते हैं। सो यूज़ एंड डिसयूज़ को भी डार्विनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। I hope you liked it. Thank you so much for watching.